सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस में चार कैटेगरीज देखी थी। उनमें से सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। उसके बाद जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मशीन टूल्स इक्विपमेंट को कैसे सेफ रखा जाता है। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफ जॉब और वर्कपीस। जॉब और वर्कपीस मतलब क्या है कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को कैसे सेफ रखा जाए। अगर प्रोडक्ट लॉस में चला जाए या प्रोडक्ट खराब हो जाए तो इसका हर्जाना इंडस्ट्री को भरना पड़ता है और वही हर्जाना हमको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को वेस्ट गवाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इंडस्ट्री ने लागत लगाई है। तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा, तो वो हमारी होने वाली ग्रोथ के अंदर से कटिंग हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जितना हम लोग इंडस्ट्री में होने वाले प्रोडक्ट के लॉसेस को कम करें, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए होता है, उतना ज़्यादा फायदा हमारा होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसीलिए क्या किया गया है कि जॉब से रिलेटेड या वर्क पीस से रिलेटेड सेफ्टी के नियम जो है वो नियम बनाए गए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए गए। अगर इन सेफ्टी रूल्स को हम लोग सही तरीके से हमारे वर्क प्लेस में काम करने की जगह पे अगर अप्लाई करते हैं तो होने वाले लॉसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वो जो चार कैटेगरी समझी थी वो कौन सी थी, तो सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशन, उसके बाद जनरल सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशन, उसके बाद मशीन सेल्फ, टूल सेल्फ, इक्विपमेंट सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है, जॉब या वर्क पीस रिलेटेड सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ये सेल्फ सेफ्टी का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी तरफ से हम लोग वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या करते हैं, बरतते हैं, सावधानियां बरतते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग किसी जगह पे काम करने जाए वहां पे होने वाले एक्सीडेंटल सिचुएशंस को हम लोग रोक सके, उनसे हम खुद को सेव कर सके, हमारे आजू बाजू के लोगों को सेव कर सके, मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स को सेव कर सके, हमारे प्रोडक्ट्स को हम लोग सेव कर सके। ये सभी चीज़ें क्यों की जाती है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को अगर एक्सीडेंट के साथ में जोड़ा जाए या देखा जाए तो उनसे होने वाले लॉसेस जो है ये कभी, लॉसेस मतलब क्या है, हानि या क्षति, तो ये हानि या क्षति है या लॉसेस जो है ये कभी दोबारा भर नहीं सकते। चलो जॉब खराब हो गया, हम लोग नया जॉब बना सकते हैं। मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स खराब हो गए, वो दोबारा नए बनाए जा सकते हैं, उनको रिपेयर किया जा सकता है, नए ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आजू बाजू वालों को कुछ हो गया, जान का नुकसान हो गया या बॉडी के पार्ट्स उनके निकामी हो गए, खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो वो दोबारा हम लोग उसको रिपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट रिपेयरेबल और नॉट रिप्लेसेबल। हम लोग ना ही उनको ठीक कर सकते हैं, मतलब कोई जख्म हो गई तो उसकी जो जगह है उस जगह पे रहने वाला जो भी स्पॉट है या चिन्ह है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, तो वो कभी हटेगा नहीं, मतलब हम लोग उसको रिपेयर नहीं कर सकते। और अगर उसने हमारी खुद की जान उस एक्सीडेंट में गंवा दी तो उससे होने वाला नुकसान उसकी फैमिली समझ सकती है। तो ये हो गया उनके लिए। लेकिन अगर हम लोग हमारी बात करें तो इसीलिए हम लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन में फर्स्ट रखा जाता है, और हर सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर सेल्फ ये वर्ड लगाया जाता है, जैसे कि सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशन या पर्सनल सेफ्टी प्रिकॉशन, ये पहले हमसे चालू होता है। दूसरा होता है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब क्या है कि हमारे आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सावधानियां हमको बरतनी है, मतलब क्या है कि हमारी वजह से वो किसी एक्सीडेंट की चपेट में ना आए या उनकी वजह से हम किसी एक्सीडेंट या मुसीबत में ना फंसे। इसी वजह से वहां पे सेल्फ सेफ्टी लगाई जाती है, क्योंकि हम लोग ये प्रावधानियां, ये सभी केयर जो होते हैं वो हमारी तरफ से लेते हैं। दूसरा होता है मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स के साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब क्या है कि मशीन को किस तरीके से हम लोग सेफ रख सकते हैं, क्योंकि हमने खुद को रखा है, आजू बाजू वालों को रखा है, वैसे मशीन को भी रखना है। क्योंकि मशीन अगर खराब हो जाए, टूल्स इक्विपमेंट्स खराब हो जाए तो उसके ऊपर ज्यादा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर
किसी मशीन, टूल्स या इक्विपमेंट्स में खराबी आ जाए तो उनसे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने खुद को सेफ रखा है, हमारे आजू बाजू वालों को सेफ रखा है, लेकिन टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी को हम लोगों ने उतनी केयर से नहीं जांचा, ना ही परखा, ना ही उनके ऊपर के एरर्स फाइंड आउट किए हैं, ना ही उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, तो उनसे जब एक्सीडेंट होंगे तो एक्सीडेंट की चपेट में हम लोग खुद भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं। तो फिर खुद को सेफ रखना और दूसरों को सेफ रखना, ये कैसे हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग खुद को सेफ रखते हैं, दूसरों को सेफ रखते हैं, सेम एज इट इज हमको मशीनों को भी सेफ रखना है। ये तीन जो पॉइंट्स है ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। और लास्ट का जो जॉब या फिर वर्क पीस से जुड़ा हुआ सेफ्टी प्रिकॉशंस का पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलती है, अर्निंग मिलती है। तो अगर जॉब या वर्क पीस या रॉ मटेरियल लॉसेस में चला जाता है या इंडस्ट्री को उनके वजह से लॉसेस होता है, तो उसका असर कहाँ पे होगा, हमारी अर्निंग्स के ऊपर होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि वर्कर जो होते, क्राफ्ट्समैन जो होते या इंजीनियर जो होते, उनके द्वारा कुछ मौलिक बातों का ध्यान रखा जाए, जो कि वर्कशॉप में, प्रोडक्शन साइट में हो रहा है या हो रहे कार्य या फिर जॉब के लिए लाभदायक हो। कुछ ऐसी ही रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे लेने वाले, रिलेटेड टू अवर जॉब सेफ्टी और वर्क पीस सेफ्टी। तो वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को अलग अलग मशीनों के ऊपर लगाते हैं, फिट करते हैं उनको, और उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस हम लोग क्या करते हैं, जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। जॉब पूरे तरीके से प्रोडक्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक। तो इन जॉब्स को या रॉ मटेरियल को हम लोगों को क्या करना होता है, मशीन के ऊपर होल्ड करना होता है। तो होल्डिंग करने के लिए या क्लैंपिंग करने के लिए अलग अलग क्लैंपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो क्लैंपिंग करने वाले डिवाइस होते हैं, जो कि मशीन के ऊपर जॉब को पकड़े रखने का या बांधे रखने का काम करते हैं, जॉब के हिसाब से उन क्लैंपिंग डिवाइसेस का सिलेक्शन जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर सही सिलेक्शन किया जाए तभी हम लोग जॉब के ऊपर सही तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज गलत तरीके का सिलेक्शन एक्सीडेंट के लिए क्या हो सकता है, एक रीजन ठहर सकता है। मतलब क्या है, वो एक कारण बन सकता है और जिसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ये जॉब जो है या वर्क पीस जो है वो मशीन पे सही तरीके से हम लोग नहीं बिठा सकते। तो उस ऑपरेशन के द्वारा की जाने वाली जो भी प्रोसेस है वो सही जॉब के ऊपर नहीं बन सकती है, या फिर जॉब चलते समय, मशीन के चलते समय जॉब उस मशीन के ऊपर से कहीं भी उड़ सकता है, किसी को भी लग सकता है, या फिर मशीन खराब हो सकती है, टूल टूट सकता है। ये सभी रीजंस उसके ऊपर हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सही क्लैंपिंग डिवाइसेज जो है या होल्डिंग डिवाइसेज जो है उनको सिलेक्ट करना चाहिए, उनका सही चयन करना चाहिए एज पर द जॉब। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जब हम लोग जॉब को मशीन के ऊपर सही तरीके से होल्ड कर रहे हैं या होल्डिंग का काम हमारा खत्म हो गया है, अभी जॉब के ऊपर हमको ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन के हिसाब से सही टूल का सिलेक्शन होना वहां पे जरूरी होता है। मतलब जो ऑपरेशन आप जॉब के ऊपर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उस ऑपरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड टूलिंग जो है, ये रिक्वायर्ड टूलिंग आपको क्या करनी चाहिए, सिलेक्ट करनी चाहिए। सही तरीके का टूल सही तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये जांचना जरूरी है कि जो टूल आपने वहां पे ऑपरेशन के लिए लिया हुआ है, क्या वो टूल वेल शार्प है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। ये जॉब के ऊपर ऑपरेशन करने से पहले आपको जांच लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जॉब के अंदर एरर्स आ सकते हैं, जॉब की क्वालिटी डैमेज हो सकती है, या फिर उससे पहले जो ऑपरेशंस आपने जॉब के ऊपर किए हैं वो सभी ऑपरेशंस आपको दोबारा करने पड़ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिकंडीशनिंग वर्क। मतलब क्या है कि आपकी मेहनत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, लेकिन
उसके साथ में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जो हम लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि जॉब को होल्ड करने के बाद जब कोई ऑपरेशन हम लोगों को जॉब के ऊपर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सही तरीके का टूल जो है, या टूल सिलेक्ट करना जरूरी होता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद जॉब से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस में नेक्स्ट जो पॉइंट है या रूल है वो कौन सा है, तो हम लोग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? मापन करने वाले संसाधन। मापन करने वाले संसाधनों में बेसिक संसाधन हम लोगों ने कौन से देखे, या कौन से डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं? तो आज तक हमारे स्कूल से लेके अभी तक हम लोगों ने रूल का इस्तेमाल किया है, पट्टी, जिसके ऊपर अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, फीट में, मिलीमीटर्स में हो। उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशंस चेक करने का काम करते हैं, बराबर है। तो ये बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे लिए। तो इंडस्ट्री में जब हम लोग वर्क करने जाते हैं तो वहां पे ये प्लास्टिक रूल इस्तेमाल में नहीं लाते, वहां पे हम लोग स्टील की रूल इस्तेमाल में लाते। क्यों? क्योंकि ये मेटल से बने हुए रहते और हम लोग मेटल के साथ में काम करते। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग रूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह है कि जब हम लोग अगर कंपेयर करें प्लास्टिक की रूल के साथ में और मेटल के रूल के साथ में, तो ये ध्यान जरूरी है कि जो मेटल की रूल होती है वो जॉब के साथ में, मतलब जब हम लोग किसी जॉब को चेक करने जाए या मेटल पीस के ऊपर डायमेंशन चेक करने जाए, तो वहां पे वो क्या करती है? रगड़ करती है। मतलब क्या है? फ्रिक्शनेट होती है उसके अंदर, और जॉब के साथ में कुछ फ्रिक्शन होता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? घिसावट होती है, वेयर होता है, और वो मार्किंग जो है वो प्लास्टिक के रूल के ऊपर से निकल जा सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में कभी प्लास्टिक रूल जो होते हैं वो इस्तेमाल में नहीं लाते। तो क्या होता है? स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिक जो मेजरिंग होती है या मेजरमेंट्स का काम होता है, उनको करने के लिए हम लोग स्टील रूल इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब हम लोग किसी वर्कशॉप में जॉब का बेसिक डायमेंशन चेक करते हैं या बेसिक वर्क करना है, तो वहां पे स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ही कहा जाता है कि रफ जॉब के लिए आपको स्टील रूल का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि स्टील रूल की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब खराब हो जाने पर हम लोग दोबारा नई स्टील रूल ला सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लागत कम आती है। लेकिन वही हाई एक्यूरेसी वाले मेजरिंग करने वाले डिवाइसेस है, जैसे कि स्टील रूल के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो माइक्रोमीटर्स हो गए, वर्नियर्स हो गए, कैलिब्रेटर्स हो गए। तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं। ऐसे महंगे इंस्ट्रूमेंट हम लोग कभी रफ जॉब के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर रफ जॉब के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो घिसने की वजह से क्या हो जाएगा? उनके अंदर एरर क्रिएट हो सकते हैं, और वो एरर अगर एक बार क्रिएट हो गए तो उन मशीन को रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है? रफ जॉब के लिए कम लागत वाले इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टील रूल हो गया, बेसिक कैलिपर्स हो गए। उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके मेजरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और जब जॉब आपका पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है और उसको चेक करना है हायर एक्यूरेसी में, तो उसके लिए स्टील रूल या माइक्रोमीटर्स स्टील रूल के बाद माइक्रोमीटर्स या वर्नियर जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ही वर्नियर और माइक्रोमीटर के जरिए उन फिनिश किए हुए प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है या चेक किया जाता है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि जब आप वर्कशॉप में काम करते हो, सो रफ वर्क के लिए आपको स्टील रूल का इस्तेमाल करना है, बेसिक कैलिपर्स का इस्तेमाल करना है जिसको ऑर्डिनरी कैलिपर्स कहते हैं। और जब आप फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर मेजरमेंट का काम करते हो, जॉब के डायमेंशन चेक करने का काम करते हो, तो उसके लिए वर्नियर्स या फिर हाई एक्यूरेसी के तौर पे माइक्रोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो सही जॉब के लिए या जॉब के कंडीशन के हिसाब से आपको सही तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, यह हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है या पॉइंट है वो हमको ये बताता है कि जब हम लोग कोई जॉब या रॉ मटेरियल के ऊपर
कोई ऑपरेशंस करने जाए या उसको एज अ प्रोडक्ट के तौर पे बनाने जाए, तो ये ध्यान में रखना है हर एक जॉब का अपना एक ड्राइंग होता है, उसके ऊपर सिंबॉलिक लैंग्वेज लिखी हुई रहती है जो हमको बनाती है वहां पे या उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने कौन से टाइप की फिनिश चाहिए, वो जॉब किस तरीके से बनाना है, उसके ऊपर कितना टॉलरेंस रखना है, कितना वो साइज में कम होगा तो चलेगा या कितना साइज से ज़्यादा होगा तो चलेगा। ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं वो जॉब के ड्राइंग के अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज में दिए हुए रहते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी जॉब के ऊपर या जॉब बनाने के लिए जाओ तो पहले उसका जो ड्राइंग होता है उसको भली भांति समझ लो और फिर उस जॉब के ऊपर वर्क करने जाओ, तभी आपका जॉब सही तरीके से बन पाएगा। तो हम लोग अगर बात करें तो इंडस्ट्री में कोई एक पीस या एक जॉब नहीं बनाया जाता है, उसको लाखों की तादाद में बनाते हैं। जैसे कि हमारे बाइक्स, कोई कंपनी एक दिन में एक बाइक नहीं बनाती, तो वो क्या करती है, लाखों की तादाद में उन बाइक्स को बनाती है, हजारों की तादाद में। तो वैसे ही जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो हमको मशीन के साथ में काम करना पड़ता है। तो कोई एक मशीन कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो क्या करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। लाखों की तादाद में जॉब को बनाने का काम उन मशीन्स के जरिए किया जाता है। सो जब किसी जॉब का मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है मतलब लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं एक ही मशीन के सहारे और एक ही टाइप का, तो उसके लिए क्या करना होता है, सही फिक्चर्स का सिलेक्शन करना होता है, सही फिक्चर्स बनाने होते हैं या फिर जिग्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो टाइम होता है जॉब को सेट करने का, उसके ऊपर ऑपरेशन करने का, वो बच सके। तो ये जॉब से रिलेटेड वर्क है, रूल है। मतलब क्या है कि यदि कोई जॉब को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो उसको बांधने के लिए मशीन के ऊपर सही फिक्चर्स और उनको चेक करने के लिए सही गेज पहले से ही क्या करने चाहिए, बना के लेने चाहिए, ताकि जॉब को बनाने में कम समय लगे और उसके जो डायमेंशंस है या माप है वो डायमेंशन या माप एक ही साइज में मिल सके। सो फिक्चर्स का मतलब क्या होता है, जॉब को मशीन के ऊपर पकड़े रखने या बांधे रखने का काम करने वाले संसाधन या उपकरण, जिसको हम लोग फिक्चर कहते हैं। ओके, और गेज उनको कहा जाता है जिनके थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं किसी डायमेंशंस को। तो उनके अंदर जो डायमेंशन हम लोगों को मेजर करना है वो पहले से ही फिक्स किया हुआ रहता है, उनको कहा जाता है गेज। तो हमारा काम क्या रहता है, उस गेज को उस जगह पे ले जाना है और सेट करके देखना है। अगर वो वहां पे सेट हो गए तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशंस या जो पार्ट आपने मशीन के ऊपर ऑपरेशन करके बनाया है वो सही साइज में बना हुआ है। तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। गेजेज जो होती है डायरेक्ट चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर साइज को ही चेक कर सकती है। जैसे कि अगर मैंने गेज बनाया 1 सेंटीमीटर का जॉब चेक करने के लिए या 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले जॉब की वो लेंथ चेक करने के लिए जो कि 1 सेंटीमीटर है, तो बनाया हुआ गेज खाली 1 सेंटीमीटर साइज को ही चेक करेगा, लेंथ को ही चेक करेगा, और कोई साइज हम लोग उसके अंदर दोबारा नहीं एडजस्ट कर सकते। उन्हीं को क्या कहा जाता है, गेज। सो गेज डायमेंशंस आर फिक्स्ड। तो उन गेजेस को वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है फॉर द चेकिंग पर्पज ऑफ अ डायमेंशंस ऑफ अ क्रिएटेड जॉब। नेक्स्ट, जॉब से रिलेटेड दूसरी सेफ्टी प्रिकॉशन है कि हम लोग जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सही तरीके से अनमाउंट करना या अनलोड करना मशीन से, वो भी ज़रूरी होता है। सो जब आप मशीन के ऊपर से जॉब निकालती हो तो हमेशा जॉब से भी सॉफ्ट बने हुए मटेरियल को इस्तेमाल करके उसको अनमाउंट करना है। सपोर्ट के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि जॉब के मटेरियल से सॉफ्ट हो। जैसे कि मशीन के ऊपर बिठाया गया जॉब
किसी भी मेटल का हो सकता है। इसीलिए हमेशा लकड़ी के पैड का इस्तेमाल करना है या शीट का इस्तेमाल करना है और उनको मशीन के ऊपर बिछा के रखना है कि जब आप जॉब को मशीन के ऊपर से निकालो या अनलोड करो तो क्या होना चाहिए, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, या फिर जब उनको नीचे रखा जाए तो उन जॉब के फिनिश को कोई असर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, नीचे लकड़ी का बेस रखा जाता है, जिसकी वजह से उस बेस के ऊपर जॉब को रखने के बाद लकड़ी पहले से ही मेटल से सॉफ्ट होती है। अगर हम लोग लीड के साथ में कंपेयर करें तो भी, मतलब शीशे के साथ में, तो भी वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो जिसकी वजह से उसके कोई मार्क जो है वो जॉब के ऊपर नहीं आ सकते। इसीलिए लकड़ी के पैड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जिनके ऊपर जॉब्स को रखा जाता है। और फिर जब आपको उन जॉब्स को या हेवी जॉब्स को जो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए ट्रॉलीज का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि उन ट्रॉलीज के जरिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लाते समय या ले जाते समय जॉब की फिनिश को कोई भी हानि या क्षति नहीं हो सकती। इसीलिए ट्रॉली का इस्तेमाल करना है, इसीलिए ट्रॉली से उनको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस या आने जाने का जो रास्ता है उसके अंदर होने वाली जो रुकावटें है, ऑब्स्टेकल्स है, उसका असर या उसकी वजह से ट्रॉली के मूवमेंट में होने वाले चेंजेस का असर जॉब के ऊपर ना। क्योंकि क्या होता है, ट्रॉली जो होती है उसके अंदर जॉब को होल्ड करने के लिए अटैचमेंट्स बने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जॉब अपनी जगह से हिलता नहीं है और उसकी फिनिश को या उस जॉब को कोई भी हानि या क्षति नहीं पहुंचती। सो ये चीज़ है, इसीलिए ट्रॉली का इस्तेमाल करके हम लोग जॉब को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग जॉब को क्या करना है, बने हुए जॉब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है यूजिंग द ट्रॉली। नेक्स्ट ये बात समझनी है कि जॉब जो होता है, जब हम लोग मशीन के ऊपर जॉब को लगाते हैं, रॉ मटेरियल को बिठाते हैं और उसके ऊपर अलग अलग वर्क फंक्शन करते हैं, तो ये जानना ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने जो बने हुए ऑपरेशन से किए हुए ऑपरेशन से या जिस भी साइज़ में हम लोगों ने जॉब को बनाया है वो साइज़ हम लोगों को बार बार चेक करनी पड़ती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, टूल के ज़रिए कोई भी ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे एक तरीके से हीट जनरेट होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, टूल कटिंग का काम करता है। तो कटिंग प्रोसेस भी एक तरीके का फ्रिक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाइब्रेशन भी जनरेट होता है और इसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो हीट होने की वजह से मेटल एक्सपांड होते हैं, क्योंकि हम लोग मेटल के साथ में काम करते हैं, मैंने पहले भी इस बारे में आपको बताया है। तो मेटल एक्सपांशन जब होता है तो वो गर्म होते हैं, इसके लिए वो एक्सपांड होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर मशीन को बंद करके गर्म जॉब के डायमेंशन लेने जाओ तो आपको उसके अंदर वेरिएशन मिल सकता है। मतलब क्या है, भले आपने जॉब को साइज में सही बनाया लेकिन गर्म होने के बाद जब वो जॉब एक्सपांड होता है तो एक्सपांड होने की वजह से क्या हो सकता है, डायमेंशंस में वेरिएशन आ सकते हैं। मतलब क्या है, आपने सही साइज में जॉब को बनाया रहेगा लेकिन जब जॉब गर्म रहेगा वो खुद को एक्सपांड करेगा और उसकी वजह से आपको अलग डायमेंशंस मिल सकते हैं और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आप दोबारा उसके ऊपर ऑपरेशन करने जाओ और उसको साइज से कम बनाओ, ये भी हो सकता है। सो इसके लिए ये ध्यान में रखना है, ये कहा जाता है कि जॉब के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद, मशीनिंग ऑपरेशन करने के बाद इंस्टेंटली उसके डायमेंशंस ना चेक किए जाए, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दे और बाद में उसको क्या करे, डायमेंशंस चेकिंग के लिए ले ले या उसके डायमेंशंस मेजर करे। ठंडा होने के बाद गर्म कंडीशन में जॉब के डायमेंशंस कभी चेक नहीं करने चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये भी एक जॉब से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस है। कुछ जगहों पे जॉब्स जो होते हैं, ये जॉब के मटेरियल का संरचना जो होता है या इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जैसे ही हम लोग फंक्शन करें, उसको फिनिशिंग दे तो एटमॉस्फेयर का असर उसके ऊपर हो सकता है और जिसकी वजह से जॉब जो है जल्दी रस्टिंग होना चालू हो सकता है। इसीलिए रस्टिंग होने से बचाने के लिए या एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, जॉब पूरे तरीके से कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर फाइन लेयर ऑफ ऑयल जो होता है, वो फाइन लेयर ऑफ ऑयल लगाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से हम लोग जॉब को
सेफ रखते हैं, उसके फिनिश को बरकरार रखते हैं। तो उसके लिए सही तरीके का ऑयल का सिलेक्शन करना भी जरूरी है। तो यहां पे हम लोगों ने सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज है उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की है और ये समझ लिया है कि सेल्फ सेफ्टी क्या है, जनरल सेफ्टी क्या है, मशीन टूल इक्विपमेंट सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है और जॉब रिलेटेड या वर्कपीस रिलेटेड सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। सो ये ध्यान में रखना है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको अनफॉलो कर रहे हैं या उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे जाके कहीं ना कहीं आपके साथ में एक्सीडेंट होने की संभावना आप इसकी वजह से बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए इन रूल्स को सबसे पहले हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि दूसरा करे या ना करे, फर्स्ट ये हमारे से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि वर्कशॉप में हम लोग एंटर कर रहे हैं तो हमारे पैरों में सेफ्टी शूज होने चाहिए। ये बहुत ही हमारे पैरों को सेफ करते हैं क्योंकि वर्कशॉप में हर जगह पे बर्स, चिप्स, मेटल कट्स पड़े रहते हैं और जिसकी वजह से हमारे पैरों को हानि या क्षति पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग उन मेटल के साथ में कटिंग का काम करते हैं जो हेवी है और कटिंग करते समय कभी कभी हमारी अनदेखी से कटा हुआ मेटल का पीस हमारे पैरों के ऊपर आके गिर सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे नॉर्मल शूज, स्लीपर्स, चप्पल काम में नहीं आते। इसीलिए ध्यान में रखना है कि हमको सेफ्टी शूज जो है ये सेफ्टी शूज ही पहनने हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वर्कशॉप में एप्रॉन क्यों डाला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि गर्म चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आएगी, हमारा शर्ट जो होता है वो ओरिजिनल शर्ट जलने से बचेगा। तो ऐसा नहीं है। हर एक इंडस्ट्री में एप्रॉन जो होता है अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है। जैसे आपका काम, उसके हिसाब से उन एप्रॉन्स को या बॉयलर सूट को डिज़ाइन किया जाता है। डिपेंड्स होता है कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और काम करने के तरीके से और काम करने की जगह से उसका कलर जो होता है ये कलर चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को वो इंस्टेंटली समझ में आए कि बंदा वहां पे काम कर रहा है और वो बंदा उन लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख सके। दूसरा होता है कलर कोडिंग से पता चलता है कि वो बंदा किस तरीके का काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग ब्लू कलर का एप्रॉन इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल वाले डॉक्टर लोग व्हाइट कलर का एप्रॉन इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोग डार्क ब्लू कलर का एप्रॉन डालते हैं, उसको एप्रॉन कहते हैं, नॉट अ बॉयलर सूट। बॉयलर सूट इज अ डिफरेंट एंड एप्रॉन इज अ डिफरेंट। ये हमारे हाफ स्लीव शर्ट की तरह होता है, जिसको हाफ शर्ट बोलते हैं, उसके तरह होता है। फुल स्लीव शर्ट नहीं, हाफ स्लीव शर्ट्स, मतलब हमारा हाथों का कोना जहां पे मुड़ता है वहां तक हमारे शर्ट की स्लीव जो होती है, एप्रॉन की स्लीव जो होती है वो आ जाती है और उस एप्रॉन की जो लेंथ होती है यह हमारे कमर से मिनिमम 6 इंचेस नीचे होती है। मतलब हमारे हाथों की एक वीत के बराबर वो हमारे कमर से नीचे जानी चाहिए। मतलब पैंट के जिप का लास्ट पॉइंट जो होता है वहां तक वो जानी चाहिए। ये या इस तरीके के एप्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, इस ब्लू कलर का बेनिफिट क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है। हम लोग अलग अलग मेटल के साथ में काम करते हैं, ग्रीस और ऑयल के साथ में काम करते हैं। ये जो एप्रॉन होता है वो थिकर होता है, एक ऐसा मटेरियल से उसको बनाया जाता है कि ऑयल और ग्रीस जो है ये हमारे एप्रॉन के ऊपर लगने के बाद वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट को ना लगे। क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं या ग्रीस होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स और ग्रीस, ये एक केमिकल मिक्सचर से बनते हैं, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर ना हो, उससे बचने के लिए उन एप्रॉन को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। दूसरा है उनका कलर। तो अलग अलग मेटल के साथ में जब हम लोग काम करते हैं तो उन मेटल के पार्टिकल्स
हेवी फॉर्मेट में भी निकलते हैं, मतलब बड़े साइज में भी निकलते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज में भी निकलते हैं, जो कि बर्स के सॉल्व पे, मतलब हमारे हाथों से छूने पे हमको पता भी चल सकते हैं। और कुछ ऐसे फॉर्मेट में होते हैं, उनको कहा जाता है मेटेलिक डस्ट या पाउडर, जो हमारे हाथों से छूने से भी हमको पता नहीं चलती। तो कब पता चलती है? जब उसके ऊपर लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है, तब वो शाइन करते हैं ग्लास की तरह, तब हमको पता चलता है। सो हम लोगों ने जो होली रहती है वहां पे कुछ लोग देखो वो चमकीला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग चकाकी कहते हैं। कुछ लोग तो हिंदी में भी शायद चकाकी ही कहते हैं, वो हम लोगों ने देखा है। तो वो लगने के बाद गालों से आप कितना भी हटाओ वो निकलती नहीं, वहां पे बैठी रहती है। तो सेम एज इट इज मेटल के पार्टिकल्स काम करते हैं, लेकिन इन मेटल के पार्टिकल्स का कटने का एक फॉर्मेट होता है, एक अलग तरीके से वो शार्पनेस के साथ में कट होते हैं, लेकिन इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसका शार्पनेस हमको पता नहीं चलता। लेकिन वही पाउडर फॉर्मेट में या डस्ट फॉर्मेट में गिरे हुए पार्टिकल्स अगर हमारे आंखों में जाए या मुंह से अंदर जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। आंखों की रेटिना को वो डैमेज कर सकते हैं, आपकी आंखों की जो विजन से उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको धुंधला कर सकते हैं। मुंह से अंदर जाए, नाक से अंदर जाए तो क्या कर सकते हैं? ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर सकते हैं, सांस की बीमारी आपको लगा सकते हैं, या और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर से। तो वो पता चलने के लिए क्या किया जाता है? उस एप्रॉन का कलर ब्लू रखा है, तो वहां पे गिरने के बाद ये इंस्टेंटली क्या हो सके? चमक सके। तो ये डार्क कलर होता है, तो उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमको पता चलता है कि भाई मेरे एप्रॉन के ऊपर या मेरा जो सेफ्टी कोट है उसके ऊपर क्या गिरा है? रॉ मटेरियल की पाउडर या डस्ट चिपकी हुई है, जिसको मेरे को क्लीन करना है। तो उसको क्लीन करने का तरीका अलग है, नहीं तो क्या है, कुछ लोग किसी और के मुंह के ऊपर उसको ढकेलते हैं। ये रॉन्ग तरीका है, क्योंकि वो बर्स पार्टिकल जो है ये आपके ऊपर से किसी और के मुंह के ऊपर जाके गिरे तो उसकी भी जान जानी है, उसके भी बॉडी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सभी चीजें वहां पे ध्यान में रख के उन एप्रॉन के कलर को सिलेक्ट किया है। तो जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग व्हाइट कलर का एप्रॉन डालते हैं, वो व्हाइट कलर का एप्रॉन हम लोग नहीं डाल सकते, या वो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का एप्रॉन नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते। हमारे लिए ये ब्लू कलर का एप्रॉन ही क्या किया जाता है? सूट किया जाता है। मतलब ब्लू कलर का एप्रॉन ही हम लोग, मेंटेनेंस वाले लोग या फिटर लोग, मैकेनिकल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिक रीजन मैंने आपको बताया। जनरल एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा दिया कि वो ब्लू कलर का क्यों होता है और क्यों उसको वहां पे किस तरीके से बना हुआ रहता है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है, कभी कभार मशीन के अंदर हाथ डालना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो स्लीव जो होती है, बाहर जो होती है, वो अगर ज़्यादा लंबी रहेगी तो वो मशीन के पार्ट्स के अंदर जाके फंस सकते हैं। तो इसीलिए वो शॉर्ट हैंडेड होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें हम लोग हमारी सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर देखते हैं, सीखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वर्कशॉप में आओ तो फर्स्ट सेफ्टी शूज डालो, आपका एप्रॉन डालो, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही सेफ नहीं रहोगे तो इसका मतलब आपके आजू बाजू वाले लोग, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर जॉब भी सेफ नहीं रहेगा, ना ही सेफली बन पाएगा। तो ऐसे अनकंडीशनल वर्क में आपको हमेशा किसी ना किसी तरीके से क्षति या हानि पहुंचाते रहोगे। इसीलिए ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करें तो उस समय पे सेफ्टी प्रिकॉशन जो है, इन चारों कैटेगरीज को क्या करना है? आपको फॉलो करना है, तभी आप इंडस्ट्री में सही तरीके से सेफ वर्क कर पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? सेफ्टी सिंबल्स, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं उसके रीजंस। टिल देन, गुड डे।